हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ओके, तो देखो, इन 1996 द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एडोप्टेड द मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ इन डिफरेंट कंट्री। तो 1996 में जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ था, उन्होंने एक मॉडल लॉ अडॉप्ट किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, ताकि क्या ला सके, यूनिफॉर्मिटी ला सकते, एक समानता ला सके जो डिफरेंट कंट्री है ना उनके लॉ के अंदर, इन जो डिफरेंट कंट्री के कानून है उनके अंदर एक समानता ला सके। तो उसके लिए एक उन्होंने एक मॉडल लॉ था वो अडॉप्ट किया था। फर्दर द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिकमेंड दी ऑल द कंट्री, मतलब उसके बाद जो जनरल असेंबली हुई थी ना यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने रिकमेंड किया कि कोई भी जो कंट्री है ना वो लॉ को बनाने से पहले जो मॉडल लॉ है, ठीक है, उनको एक बार कंसिडर कर ले। तो इसी की इंस्पिरेशन से, ये देखो ये हिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो इसी की इंस्पिरेशन से जो हमारी इंडिया थी, उन्होंने जो इंडिया बिकेम द 12th कंट्री टू एनेबल साइबर लॉ आफ्टर इट पास द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो इसी से ही इंस्पिरेशन लेकर जो इंडिया ने जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो पास किया पार्लियामेंट के अंदर 2000 के अंदर, ठीक है। ओके, और इसके अंदर देखो, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसके अंदर ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसमें 94 सेक्शन है। ओके, 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर है, ओके, और 4 शेड्यूल है, ठीक है। 94 इसमें सेक्शन आते हैं, 13 चैप्टर आते हैं और 4 शेड्यूल आते हैं, ओके। इसके बाद देखो, when the first draft was created by the Ministry of Commerce, Government of India as the E-Commerce Act 1998, it was redrafted an Information Technology Bill and passed in May 2000, ठीक है। अब देखो इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस लॉ के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है, मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होती है, तो उनके लिए क्या प्रोवाइड करता है कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द ट्रांजैक्शन डन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन होती हैं उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड है वो करता है, ठीक है। दिस आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ अल्टरनेटिव टू ए पेपर, यानी यहाँ पर क्या है, जो पेपर वर्क नहीं होता है, ये क्या एक अल्टरनेटिव है किसका, पेपर वर्क का, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट एजेंसी। फर्दर दिस एक्ट अमेंडेड द इंडियन पेनल कोड, ठीक है। 1860 द इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, ये भी अमेंड हुए थे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 एंड रिजर्व बैंक इंडियन एक्ट 1934। इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था, देखो, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही था, जो भी ट्रांजैक्शन है इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है उसके लिए एक जो लीगल फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड कराना, ठीक है। उसके बाद क्या था, गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और मेथड रिक्वायरिंग लीगल ऑथेंटिकेशन। देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है, जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जो मतलब हमें ये बताते हैं जो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है ना वो ऑथेंटिक है या नहीं है। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि भाई ये जिससे हम पता लगा सके कि जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है भी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन है वो प्रोवाइड करता ही एक्ट है। फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद गवर्नमेंट एजेंसी एंड आल्सो डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी जो डॉक्यूमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिकली फिलिंग है वो प्रोवाइड करता है, जो गवर्नमेंट एजेंसी की भी हो सकता है या किसी डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डाटा, यहाँ पर जो डाटाज है उनको हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम स्टोर कर सकते हैं,
ओके, गिव लीगल सैंक्शन एंड आल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या करता है, लीगल सैंक्शन प्रोवाइड करता है और जो बैंक है उनको भी उनके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जो फंड्स हैं, ठीक है, वो विभिन्न जो बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उसमें ट्रांसफर किए जा सकें। ओके, grant legal recognition to banker under the Evidence Act 1891 and Reserve Bank of Indian Act 1934 for keeping the book of account in electronic form। ठीक है, देखो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो देखो अगर बताएं तो मेनली साइबर क्राइम है या ई कॉमर्स है, इससे डील करता है। ठीक है, अब साइबर क्राइम मतलब क्या होता है, यानी जो क्राइम है ना इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो उसकी इसमें भी उसकी डीलिंग इसमें आती है। और ई कॉमर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली जो बाइंग और सेलिंग हम करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें आता है। फीचर्स क्या थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की? ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल आर लीगली वैलिड। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं वो क्या होते हैं, अब लीगली वैलिड होंगे। ठीक है, मतलब वैलिड हो गए वो। ठीक है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर, यानी डिजिटल सिग्नेचर का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो उनको क्या प्रोवाइड करता है कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन है वो प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मेजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर आर इन प्लेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनकी एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। ओके, उसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी अंडर द एक्ट इज फाइनलाइज। ठीक है, तो इनकी भी जो अपॉइंट है वो कराता है। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए साइबर रेगुलेटरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल अंडर द एक्ट है। ठीक है, तो इनके लिए भी प्रोविजन बनाता है। एंड फर्दर दिस ट्रिब्यूनल विल हैंडल ऑल दी अपील मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जो ट्रिब्यूनल है वो क्या करेंगे, सारी जो अपील है हैंडल करेंगे किसके अगेंस्ट हो, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उनके अगेंस्ट हो। ठीक है, एन अपील अगेंस्ट दी, यानी जो अपील है किसके अगेंस्ट है, जो साइबर अपील है ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट है, उनको सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर ही की जाएगी। जो डिजिटल सिग्नेचर है वो किसका यूज करेंगे, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड आल्सो ए हैश फंक्शन। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू लाइसेंस एंड रेगुलेट वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी द कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नेचर। यानी जो प्रोविजन है किसके अपॉइंटमेंट के, जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट के जो प्रोविजन है टू लाइसेंस एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वो लाइसेंस और मतलब किसके द्वारा लाइसेंस और रेगुलेट किए जाएंगे, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। द कंट्रोलर टू एक्ट एज ए रिपोजिटरी ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नेचर, और इसका जो कंट्रोलर होगा उसके पास जो भी सारे डिजिटल सिग्नेचर है वो रखे जाएंगे। ठीक है, दिस एक्ट अप्लाइड टू ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आगे आएगा, उसमें एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसके बाद आता है सीनियर पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर कैन एंटर एनी पब्लिक प्लेस एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब इस एक्ट के अंदर क्या होता है, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी एक मतलब पब्लिक प्लेस पे एंटर कर सकते हैं और बिना किसी वारंट के जो है अरेस्ट है वो कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ ए साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर। यानी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन करना है ऑफ ए साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी के, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई जो प्रोविजन करना है, ठीक है, उसमें कोई प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई प्रावधान बनाना है, ऑफ ए साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज, तो उसके लिए क्या कौन एडवाइज करेगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर। ठीक है, जो साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी है वो किसको एडवाइज करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर को। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये आता है कि एक्ट है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है।
तो देखो ये एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। वैसे तो देखो अब 370 आर्टिकल हटने के बाद लगभग सारे एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये एक्ट है शुरू से ही जब से ये मतलब बना था तब से ये जम्मू एंड कश्मीर को भी लेकर चलते हैं, वहाँ पर भी ये है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 द एक्ट एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री विच आल्सो इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। इन ऑर्डर टू इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर it include the act uses article 253 of the constitution. Further, it does not take citizenship to the account and provide extra territorial jurisdiction. ठीक है, देखो ये क्या होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये क्या होता है मतलब इसके अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इसका मतलब है मान लो कोई अफ्रीका है, ठीक है, मान लो अफ्रीका है, वहाँ का कोई साउथ अफ्रीका है, वहाँ के किसी मतलब वहाँ के किसी पर्सन ने क्या कर दिया मतलब इंडिया के किसी कंप्यूटर को हैक वगैरह कर लिया, ठीक है, तो अब वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है ना उनकी इसकी मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो क्या करेगी, यानी जो पर्सन है उसको मतलब उसको जो जैसे पकड़ने में क्या करेगी इंडिया की हेल्प करेगी। अगर वो नहीं करती है तो उसके लिए इसको पनिशेबल है, वो ठहराया जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के कारण। ठीक है, तो सेक्शन 1-2 along with the section 75 specify that act is applicable to any offense and contravention committed outside India as well। जो मैंने आपको बताया वही बता रहा है। If the conduct of person constituting the offense involve a computer or a computerized system network located in India, then irrespective of his nationality the person is punishable and under the act। ठीक है, तो मतलब अगर उसका मतलब एक गलत वे से यूज करता है तो उसके लिए वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। इसका मेन रीजन क्या है, लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज द ओनली लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोविजन। लेकिन क्या है इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसकी कमी है जिसके कारण ये क्या होते हैं, इसके ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद देखो ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सेप्ट चेक है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गए जैसे कि भाई प्रोमेसरी नोट्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन चेक पर एप्लीकेबल होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ ए पावर ऑफ अटर्नी अंडर दी पावर ऑफ अटर्नी एक्ट है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो वो क्या होता है, पावर ऑफ अटर्नी, तो वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। वहां पर अलग से एक पावर ऑफ अटर्नी एक्ट है वो एप्लीकेबल, मतलब पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 8082 है वो एप्लीकेबल होगा। यानी वहां पर जो ट्रांजेक्शन वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में नहीं होती है, वहां पर क्या होता है फिजिकली जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो वेरीफाई वगैरह कराए जाते हैं, तो वहां पर उसके थ्रू होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट है। जो ट्रस्ट है, ठीक है, देखो ट्रस्ट के अंदर एक ट्रस्टी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है, ठीक है, तो जो ट्रस्टी तो होता है जो मैनेज करता है और बेनिफिशियरी जो क्या होती है पब्लिक होती है। तो उस केस में भी क्या होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर भी जो ट्रांजेक्शन मतलब जो है डाटाज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होते, जो ट्रांजेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होते, फिजिकली फॉर्म में होती है। ठीक है, फिजिकली डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ए विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इंक्लूडिंग एनी अदर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ विल का मतलब क्या होता है, जो वसीहत होती है, ठीक है, जो वसीहत है उसके ऊपर भी ये मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर फिजिकल प्रोसेस है वो अप्लाई होती है, यानी वहां इलेक्ट्रॉनिकली जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं होती है। मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो मतलब फिजिकल प्रोसेस है उससे होकर गुजरना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट है वो फिजिकली वेरीफाई कराने पड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में नहीं होता है वो। उसके बाद आता है एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी है उस केस में तो एप्लीकेबल होता है, वहां पर तो जो ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग हो गए, मतलब मूवेबल तो क्या होता है जिसको आप एक से प्लेस से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो, जैसे बिल्डिंग है लेकिन आप उसे नहीं ले जा सकते, तो वहां पर ये एप्लीकेबल है वो नहीं होता है। ठीक है,
तो ये था आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, ठीक है। तो ये क्या था, देखो इसमें मेन बातें क्या थी, जो साइबर क्राइम है, ई कॉमर्स वगैरह है, साइबर क्राइम यानी जो इंटरनेट के थ्रू जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये मतलब उनके अगेंस्ट ये क्या प्रोविजन वगैरह में जो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। किसकी इंस्पिरेशन से बना था, जो यूनाइटेड नेशन मॉडल था उनकी इंस्पिरेशन से बना था। और देखो इसके अंदर है ना अमेंडमेंट भी किया गया था। कब किया गया था, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था 2008 के अंदर, ठीक है। 2008 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था। तो इसमें क्या था, एक ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर है उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।